हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजित एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चरक संहिता के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है मात्रा स्थिति अध्याय। बेसिकली पिछले वीडियोस में हम लोग ने आहार मात्रा के बारे में बात किया था कि आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है आदि विषयों के बारे में। जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि किस आहार का सेवन करना चाहिए, किस आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सा पथ्य आहार है, कौन सा अपथ्य आहार है, उन सभी के बारे में। अब इस वीडियो में हम 5वें अध्याय का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वो सारे कर्म देखने वाले हैं जो हमें नित्य करना चाहिए, जिससे हम किसी भी प्रकार को रोग को उत्पन्न होने से बचा सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंजन प्रयोग के बारे में कि डेली हमें अंजन किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। अंजन मतलब आई सेल्स भी बोल सकते हैं, इसको काजल वेजल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सविरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोजयेत। तो बेसिकली अंजन जो होते हैं दो प्रकार के देखे गए हैं, रसांजन और सविरांजन। तो इसमें से जो आँखों के लिए हितकारक सविर नामक अंजन होता है उसको हमें प्रतिदिन प्रयोग में लेना चाहिए। ये क्या करता है, नेत्रों में जो संचित कफ आदि दोष है उनका श्रावण करके मतलब उनको निकालता है, और इसीलिए इसका 5वें और 8वें दिन प्रयोग करना चाहिए। जो रसांजन होता है उसका 5वें और 8वें दिन रसांजन का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो सविरांजन होता है उसका प्रतिदिन प्रयोग में लेना चाहिए। तो हम लोग ने क्या देखा कि जो अंजन होता है वो दो प्रकार का होता है, सविरांजन और रसांजन। तो सविरांजन क्या होता है, आंखों के लिए हितकर होने के कारण इसका प्रतिदिन प्रयोग होना चाहिए, और जो नेत्र में संचित कफ होता है उसको निकालने के लिए हमें रसांजन करना चाहिए, जो कि 5वें और 8वें दिन करना रहता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि सविरांजन क्या होता है, रसांजन क्या होता है, और इसके करने की ज़रूरत क्या है। तो सविरांजन बेसिकली एंटीमनी या फिर गंधक का यौगिक द्रव्य। तो एंटीमनी और सल्फर से सविरांजन बनता है। रसांजन उसी तरह येलो ऑक्साइड ऑफ मर्करी कहते हैं इसको। फिर स्रोतांजन आदि, पुष्पांजन, नीलांजन, ये सब होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादातर सविरांजन और रसांजन का ही प्रयोग देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि हमें अंजन का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली आपको पता है कि जो नेत्र है वो तेजोमय होता है, क्योंकि यहाँ पे पित्त रहने के कारण उसको कफ से हमेशा भय रहता है। ठीक है, भय रहता है, तो इसलिए कफ को नाश करने के लिए, कफ नाशक कर्म करने के लिए, नेत्र प्रसादन करने के लिए हमें ये जो अंजन है उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि रसांजन आदि का प्रयोग कौन से दिन पे करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, उन सभी विषयों के बारे में। तो तीक्ष्ण अंजनों को दिन में आंखों में नहीं लगाना चाहिए। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेत्र का विरेचन हो जाने से क्या होता है, नेत्र दुर्बल हो जाता है। तो ऐसे में जब सूर्य की गर्मी नेत्रों पर पड़ती है तो इसके कारण नेत्रों को कष्ट का अनुभव होता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी हम अंजन प्रयोग कर रहे हैं तो बेसिकली रात्रि में ही अंजनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजन का प्रयोग आलंकारिक वर्णन में भी होता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सुवर्ण आदि या फिर चांदी आदि धातुओं को मणि रत्न आदि या फिर तेल, वस्त्र, बाल, ब्रश, ये सभी क्या करते हैं, शरीर को साफ करने तथा निर्मल रखने के करते हैं तथा अच्छा दिखने के लिए करते हैं। उसी प्रकार अंजन का भी प्रयोग या फिर अश्योतन आदि जो नेत्र शोधन होता है उनका प्रयोग भी क्या होता है, आंखों को निर्मल दिखाई देता है। मनुष्य की दृष्टि से क्या होता है, वो अच्छा दिखता है। इसी कारण उसको आलंकारिक वर्णन भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे धूम्रपान के बारे में। धूम्रपान क्या होता है, बेसिकली धूम्रपान को स्मोकिंग बोला गया है। तो इसमें क्या करते हैं, हरेणुका रहते हैं या प्रियंगु रहती है, बड़ी इलायची, नाक, केसर, नखी आदि जो द्रव्य रहते हैं, बरगद हो गया, गुलर हो गया, पीपल, पाकड़, लोध्र, इन सभी 5 वृक्षों के उत्तम छाले, फिर वन्य, सर्जर, राल, नागर, मोता, छरेला आदि जो द्रव्य हैं, इनको भली भांति क्या करते हैं, पीस करके इनके सरकंडे के सीक के ऊपर इसका जौ के आकार में लेप कर देते हैं। तो एक सीक लेते हैं, इन पे ये सभी क्या करते हैं, द्रव्य को पीस कर उसका लेप कर देते हैं। लेप करने के बाद उसे क्या सुखा लेते हैं। ठीक है, यह लेप क्या रहता है, बेसिकली अंगूठे के बराबर मोटा होता है, 8 अंगुल लंबा होता है। साथ ही साथ इस वर्दी का निर्माण क्या होता है, चिकित्सक का है स्वयं करना चाहिए। जो चिकित्सक है या फिर जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, उसको स्वयं ही इसका निर्माण करना चाहिए, और या फिर अपनी देख रेख में कुशल कर्ताओं से इसका निर्माण कराना चाहिए। अब जब वह लेप क्या होता है सीक के ऊपर सूख जाए, तब उस सीक को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। उसके बाद घी आदि जो स्निग्ध होते हैं उससे बत्ती को स्निग्ध करके धूम्र नेत्र मतलब सिगरेट होल्डर में लगाएं, और दूसरी ओर से
आग लगाकर सुख प्रयोग करके प्रायोगिक धूम्रपान करना चाहिए। तो धूम्रपान बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम लोग आजकल देखते हैं सिगरेट, तो वो क्या होता है नैसर्गिक नहीं रहता, वो सब थोड़ा हार्मफुल रहते हैं। लेकिन उसी प्रकार का आता है जो कंठ रोग आदि हो गए होते हैं, कंठ में कफ आदि हो गया, तो उसका शोधन करने के लिए हम लोग धूम्रपान आदि करते हैं। तो इसमें अलग अलग जो द्रव्य रहते हैं उनका लेप करके फिर उसको सीख पे लगाकर अंगूठे के बराबर मोटा करके उसको पहले सुखाने के बाद उसमें से सीख वापस निकाल के उसको क्या घी आदि तेल द्वारा स्निग्ध करके सिगरेट होल्डर जो रहता है जिसको धूम नेत्र कहते हैं उस पर लगाकर उससे हम प्रायोगिक धूम्रपान करना चाहिए, जो कि हमारे कंठ के लिए अत्यंत हितकारी रहता है। इसके बाद हम धूमवर्ती के बारे में पढ़ेंगे कि सिगरेट की तरह ही धूमवर्तियाँ होती हैं, तो इसको जो चिकित्सक होते हैं वो स्वयं बनाते हैं। तो बेसिकली जो महर्षि आत्रेय हैं उन्होंने धूम्रपान को 3 भागों में बांटा है। उनमें सबसे पहले प्रायोगिक धूम्रपान आता है, फिर दूसरा स्नेहिक धूम्रपान आता है, तथा तीसरा शिरोवेरेचनिक धूम्रपान। इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रायोगिक के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रायोगिक होता है उनका प्रतिदिन प्रयोग के लायक होता है, और ये क्या होता है सुखाम का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता ये, ठीक है। जो प्रायोगिक धूम्रपान होता है वो प्रतिदिन उपयोग में लाया जा सकता है तथा ये सुख की अनुभूति करता है, शरीर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता। साथ ही साथ जो प्रतिदिन स्वस्थ पुरुष द्वारा धूम्रपान किया जाता है उसे ही हम प्रायोगिक धूम्रपान कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो धूम्रपान है स्नेहिक धूम्रपान, तो जो स्नेहन के लिए पिया जाता है ऐसे धूम्रपान को हम लोग स्नेहिक धूम कहते हैं। और वैरेचनिक धूम बेसिकली होता है जो शिरोविरेचन के लिए पिया जाता है। फिर काशग्न धूम भी आते हैं जो काश श्वास छेद अस्वरवेद कंठगत रोग को दूर करने के लिए पिया जाता है। साथ ही साथ वामनी धूम जो वमन आदि कराने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग धूम के रूप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शिरोविरेचनिक धूम के बारे में या स्नेहिक धूमवर्ती के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली वसा, घी, मोम, मधुरक तथा उत्तम औषधियों द्वारा युक्ति पूर्वक क्या करें स्नेहिक वर्ती का निर्माण करके उसका स्नेहार्थ के लिए मतलब स्नेहन के लिए प्रयोग करना चाहिए धूम्रपान की तरह। अब शिरोविरेचनिक धूम्रपान में अपराजिता हो गया, मालकांगनी हो गया, हड़ताल हो गया, मैंसिल हो गया, अगर, तेज पत्र और गंध वर्ग आदि की औषधियों का धूम्रपान क्या करना चाहिए शिरोविरेचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया कि जो अलग अलग धूम हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, वो किसके लिए हितकर रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब धूम्रपान क्यों जरूरी है इस या फिर इससे क्या फ़ायदा मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सिर का भारीपन होता है, पीनस हो गया, अर्थाव भेदक अतः हेमिक्रेनिप्लेजिया हो गया, या फिर कान का शूल, कर्णशूल हो गया, आँख की वेदना हो गई, नेत्रशूल, श्वास, गलग्रह, दांतों की कमजोरी, कान तथा आंखों के विकार होने वाले, श्राव, प्रुतिगांध, मुख की दुर्गंधि, फाउल्स में लग रहा है, दंतशूल आदि जो द्रव्य आदि जो दोष हैं तथा मन्या, स्तंभ, कंडू, पांडु रोग, मुख से लार का चुनाव, वैवर्य, साथ ही साथ गल सुंडी, उपहिजविका, इन सभी चीज़ों में क्या करना चाहिए धूम अगर करते हैं तो ये सभी जो रोग है ये सभी शांत हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। साथ ही साथ बलों की जड़ों, मस्तिष्क, इंद्रियों तथा स्वर के बल की वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए धूम्रपान का इम्पोर्टेंस बताया गया कि धूम्रपान करने से ये सारे लाभ देखने को मिलते हैं। अब जो अन्य धूम्रपान है उनके प्रायोगिक निर्देशों के बारे में बात करते हैं कि कब कब उनका उपयोग करना चाहिए। तो बेसिकली जो प्रायोगिक धूम्रपान है उसके 8 काल बताए गए हैं, ठीक है। तो प्रायोगिक धूम्रपान के 8 समय आचार्य ने कहे हैं, क्योंकि निर्मित कालों में ही वातस और कफस विकार क्या होते हैं उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहले जो धूम्रपान के काल बताए गए हैं वो स्नान करने के तुरंत बाद, फिर खाना खाकर, वमन कराने के पश्चात, छींक आने के बाद, दातुन करने के अंतर बाद, और उसके बाद नश्य करने के बाद, अंजन लगाने के बाद तथा सोकर उठने के बाद क्या करें, जो पुरुष हो या फिर आत्मवान जितेंद्र पुरुष हो उसको प्रतिदिन धूम्रपान करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रायोगिक धूम्रपान के 8 कालों का निर्देशन करें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से धूम्रपान कितने परमवान है या फिर कितने इंपॉर्टेंट है। तो धूम्रपानों का काल निर्णय करते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि वह प्रायोगिक धूम का सेवन दिन में केवल 2 बार करें। 8 काल तो बताए गए हैं, लेकिन इन 8 काल में से किसी 2 ही काल में प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करना चाहिए। अब स्नेहिक धूम जो होता है उसका दिन में 1 बार और वैरेचनिक धूम का 3 से 4 बार सेवन करना चाहिए। तो प्रायोगिक धूम्रपान का दिन में 2 बार, स्नेहिक धूम का दिन में 1 बार तथा वैरेचनिक धूम है उनका दिन में
3 से 4 बार सेवन करना चाहिए। इसके बाद सम्यक धूम्रपान का लक्षण, मतलब कब पता चलेगा कि हमने जो धूम्रपान किया है वो सही है या गलत हुआ है। तो विधि पूर्वक धूम्रपान करने के बाद जो लक्षण दिखलाई देते हैं उनका निर्देश इस प्रकार किया गया कि जो हृदय होता है, कंठ आदि होते हैं, ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि, सिर का हल्कापन और बड़े हुए दोषों की शांति, ये सभी क्या है सम्यक धूम्रपान मतलब अच्छे से धूम्रपान हुआ है, इसके लक्षण हैं। अब धूम्रपान के उपद्रव क्या है, अगर अच्छे से धूम्रपान न हो तो ऐसे में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे उसके बारे में बताया गया। तो जो ऊपर जो समय कहे गए उनसे आगे पीछे अथवा निर्दिष्ट समय में ही मात्रा से अधिक धूम्रपान करने पे क्या होता है, धूम बाधिर्य, अंधा होना, गूंगापन अथवा स्पष्ट उच्चारण करने में असमर्थता और रक्तपित्त और सिर में चक्कर आना आदि उपद्रव पैदा कर देता है। तो अगर सही प्रकार से धूम्रपान न करें तो ये सारे उपद्रव देखने को मिलता है। अब अति पीत धूम्रपान, मतलब बहुत ज़्यादा अगर धूम्रपान कर ली है, ज़्यादा पी ली है, तो उसके वजह से क्या होता है, तो अति पीत पे और अकाल पीत पे, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पी ले हैं या फिर सही समय से धूम नहीं पर पी रहे हैं तो उस पर उत्पन्न उपद्रव की शांति की विधि का निर्देश यहाँ पे बताया जाए कि उसकी शांति कैसे करें। तो यदि क्या हो, वायु पित्त का अनुगामी हो तो घी पिलाना चाहिए, स्नेहिक नस से अंजन और तर्पण करना चाहिए और रक्त पित्त में शीतल चिकित्सा करनी चाहिए, साथ ही साथ कफ पित्त में विरुक्षण चिकित्सा करनी चाहिए। तो मतलब अगर धूम्रपान सही से नहीं हुआ तो ऐसे में जब उपद्रव हो जाए तो अगर वायु पित्त अनुगामी रहेगा, मतलब वात पित्त दोष रहेगा, तो उसमें घी पिलाना चाहिए, स्नेहिक अंजन या तर्पण करना चाहिए। अगर रक्त पित्त हो गया तो उसमें शीतल चिकित्सा देनी चाहिए और कफ पित्त हो गया तो उसमें विरुक्षण चिकित्सा देनी चाहिए। अब धूम्रपान के अयोग्य कौन व्यक्ति, किसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विरेचन के तत्काल बाद, बस्ती कर्म के पश्चात, रक्त पित्त का अगर रोगी हो तो, विष का जिसने सेवन कर लेने से पीड़ित व्यक्ति हो, शोक संतप मतलब जो दुखी हो, गर्भिणी को, थकावट होने पर, मंद नशे की स्थिति में, आम दोष में, पित्त प्रकोप में, रात्रि जागरण होने पर, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा आदि रोगों में तथा क्षय जनित विकारों में, उरह छत आदि में धूम्रपान क्या है, निश्चित है, मतलब इन्हें धूम्रपान का बिल्कुल ही सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मधुपान, मद्यपान, दुग्धपान, स्नेहपान और शहद खाने के बाद, मतलब मधुपान के बाद धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दही के साथ भोजन करने के पश्चात रुक्ष प्रकृति वाले व्यक्ति को क्रोधी की स्थिति में भी धूम्रपान को नहीं करना चाहिए। तालु दोष में, तिमिर रोग में, साथ ही साथ सिर में चोट लगने पर, शंख में, रोहिणी में, प्रमेह, मद्यात्य आदि में भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। मतलब इन सभी व्यक्तियों को या फिर इन आदि रोगों में धूम्रपान का बिल्कुल ही निषेध किया गया है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि नासिका में से धूम न निकालें। मतलब ये बताया गया कि अगर हम धूम का सेवन कर रहे हैं तो यदि अब मुख से सेवन कर रहे हैं तो धूम क्या है, मुख से ही निकालना चाहिए, न कि नासिका से, ठीक है। तो धूम अनुपान योग्य पुरुष को चाहिए कि वह सिर, नासिका तथा आँखों में वात, कफ आदि से संबंधित कोई दोष हो तो नासिका से धूम्रपान करे, मतलब नासिका से अंदर लेना है, ठीक है। यदि वात आदि विकार या कंठ प्रदेश में स्थित हो तो मुख से धूम्रपान करें। और नासिका के धूम्रपान करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह निश्चित रूप से उस धुआं को मुख से ही निकाले, क्योंकि प्रतिलोम गया हुआ मुख धूम क्या करेगा, नेत्रों का विनाश कर देगा। अगर मान के चलिए नाक से हम धूम सेवन कर रहे हैं और वापस से उसको नाक से ही निकाल रहे हैं तो ऐसे में क्या करेगा, वो आँख या फिर नेत्र को विनाश कर देगा। तो ऐसे में क्या हो कि अगर नाक से भी सेवन कर रहे हैं धूम का तो भी नाक से न निकालें तथा मुख से भी सेवन कर रहे हैं तो मुख से ही निकालें। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से धूम्रपान की विधि कौन सी है नासिका द्वारा। तो नासिका से धूम्रपान की विधि बताते हुए बोला जाता है कि जो आत्मवान पुरुष है उसको चाहिए कि वो सभी अंगों विशेषताएं आँखों को क्या करे, रिजू मतलब सीधा रखकर सुख से बैठकर उसी की ओर मन लगाकर नासिका के एक छिद्र को बंद कर दूसरे छिद्र द्वारा 3 पर्याय मतलब 3 बार में धूम्रपान करें। अब धूम नेत्र का परिणाम कितना हो जाए, मतलब सिगरेट जो हम धूम बना रहे हैं उसका लेंथ कितना होना चाहिए, मोटाई कितना होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो विरेचनार्थ धूम्रपान होता है उसमें धूम्रपान करता व्यक्ति की अंगुली की नाप के 24 अंगुली का, मतलब अगर हम नाप रहे तो ऐसे करके 24 अंगुली के नाप का होना चाहिए। साथ ही साथ स्नेहिक धूम्रपान जो होना चाहिए वो 32 अंगुली का होना चाहिए तथा प्रायोगिक धूम्रपान
होता है जो होता है वो स्नेहिक धूम्रपान के 1.5 गुना होता है, मतलब 36 उंगली का होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विरेचनार्थ धूम्रपान कितनी उंगली का होना चाहिए, तो 24 उंगली का। जो स्नेहिक धूम्रपान है वो 32 उंगली का, तथा प्रायोगिक धूम्रपान है तो वो 36 उंगली का होना चाहिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो जो धूम नेत्र की नली होती है वो सरल 3 कोषों से युक्त होनी चाहिए। कोलास्थी मतलब जो बेर की गुठली होती है कि उसके समान के आगे की और छिद्र वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ बस्ती नेत्र जो होता है उसके निर्माण में उनका प्रयोग किया गया हो तो उसी धातु से धूम नेत्र का भी निर्माण करना उत्तम होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और मत बताए गए सारंग धर इन सभी द्वारा, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं। आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज ले उतना अच्छा है, लेकिन एज पेपर बेस्ड वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब धूम नेत्र द्वारा धूमपान की उपयोगिता क्या है। अगर दूर से निकाला हुआ जो पर्व भागों से टकराने के कारण मंद वेग वाला जो नाली से आने के कारण जो पतला हो चुका, ऐसे धूम का उचित मात्रा में तथा ठीक समय पर सेवन करने से इंद्रिय में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती। अब ये बोल रहे हैं कि धूम नेत्र का उपयोग क्यों करना चाहिए, मतलब हमारे जो सिगरेट होल्डर है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या कि अगर डायरेक्ट मुख से करेंगे तो वेग ज़्यादा रहेगा, वही अगर हम धूम नेत्र का उपयोग करके अगर धूम सेवन कर रहे हैं, धूमपान कर रहे हैं, तो जब वो धूमपान मतलब उसका धूम आता है तो वो अलग अलग जगहों पर टकरा कर उसका क्या होता है, मंद वेग हो जाता है, जिससे वो शरीर में आराम से जाता है तथा वो पतला हो चुका रहता है। तो ऐसे में वो सम्यक धूमपान होता है और साथ ही साथ वो शरीर के लिए हितकर होता है, किसी भी प्रकार से इंद्रियों को हानि नहीं पहुंचाता। और सम्यक धूमपान के लक्षण हम लोग ने पहले भी देख लिया, फिर से देख लेते हैं कि जो उरच है, कंठ है और सिर का हल्का प्रतीत होना तथा कप का पतला हो जाना, ये सभी क्या है, सम्यक धूमपान हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अब अपीत धूमपान के लक्षण, मतलब धूमपान करने में से जिसका स्वर शुद्ध न हो, कंठ में कफ फंसा रहे, मस्तक मतलब सिर प्रदेश में स्थिमित मतलब भारीपन बना रहे, ऐसे समझना चाहिए कि जो धूमपान हुआ है वो सही से नहीं हुआ है। ठीक है, तो सही से धूमपान नहीं हुआ है, ये कैसे समझेंगे कि स्वर शुद्ध न रहे, सिर में भारीपन रहे, साथ ही साथ कंठ में कफ जमा रहे, तो ऐसे में धूमपान सही से नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अगर अधिक धूमपान कर ली है तो उसके क्या लक्षण रहेंगे, तो जब धूमपान का अतियोग हो जाए तो तालु जो रहेगा, मूर्धा रहेगा या कंठ रहेगा, वो सूखने जैसा लगेगा तथा तप्त लगेगा, मतलब तपने जैसा लगेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को बार बार प्यास लगेगी, बेहोशी जैसा लगेगा, रक्त स्राव कहीं कहीं से होने लगेगा, और साथ ही साथ सिर में चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी वो व्यक्ति क्या होता है, मूर्छित होने लगता है। साथ ही साथ सभी इंद्रियां संतप्त हो जाती हैं, मतलब व्याकुल हो जाती हैं। ठीक है, तो इंद्रिय अपने कार्य करने में अक्षम्य हो जाती हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं अधिक धूमपान करने के कारण देखे जाते हैं। अब यहाँ तक हम लोग ने अंजन और धूमपान के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नस्य सेवन क्या होता है, नस्य सेवन से लाभ क्या होता है, नस्य की फलश्रुति क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जो नस्य होता है, प्रत्येक पुरुष को प्रतिवर्ष जब आकाश स्वच्छ हो, मतलब जब मेघा मतलब बादल न छाए हों, ऐसी स्थिति में या फिर प्रावरुद्ध शरद और वसंत ऋतुओं में अणु तेल का नस्य रूप में सेवन करना चाहिए। अब नस्य की फलश्रुति बताई गई है कि नस्य से क्या लाभ होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से समय पर नस्य का सेवन करता है, उसके आँख, नासिका तथा कानों की क्रमशः शक्ति नष्ट नहीं होने पाती, और साथ ही साथ उसके सिर आदि के बाल एवं दाढ़ी मूछ सफ़ेद तथा कफील वर्ग के नहीं होते और न ही गिरते, अपितु विशेष प्रकार से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर नस्य कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होना चाहिए, नस्य कब करना चाहिए वो बताया है। नस्य से क्या होता है कि शक्ति नष्ट नहीं होती, आँख कान आदि के जो है इंद्रिय जो है वो बने रहते हैं, साथ ही साथ दाढ़ी बाल जो हैं वो जल्दी सफ़ेद नहीं होते, जल्दी पकते नहीं, साथ ही साथ गिरते भी नहीं और कुछ अलग विशेष प्रकार से बढ़ने लगते हैं। इसके बाद बोला गया है कि रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ाता है। तो अगर हम नस्य रोग का विधिवत सेवन करें तो मन्या स्तंभ, शिरशूल अर्दित, हनु स्तंभ, पीनस, अर्धावभेदक आदि एवं सिरकंप, जो नाड़ियों की दुर्बलता है आदि क्या होता है, ये सभी शांत हो जाते हैं, इनका शमन हो जाता है। साथ ही साथ जो सिर कपाल से संबंधित सिराएं हैं, संधियां, स्नायु और कंडरा है, इसमें तेल के सेवन से क्या होता है, तृप्त होने पर अधिक बल प्राप्त हो जाते हैं इनको, जिससे अधिक सुलभता होती है, सुलभता हो जाती है शरीर को। साथ ही साथ मुखमंडल प्रसन्नता से पूर्ण अथवा भरा हुआ दिखाई देता है। स्वर
जो होता है स्थिर होता है, स्निग्ध होता है तथा गंभीर हो जाता है। सभी इंद्रिय निर्मल हो जाती एवं बल संपन्न हो जाते हैं। नस्य सेवन करने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? ऊर्ध्व जत्रु में होने वाले रोग नहीं होते। साथ ही साथ वृद्धावस्था आने पर भी सिरा प्रदेश में बूढ़ापे का प्रभाव नहीं दिखता, मतलब बाल सफ़ेद नहीं दिखते, दाढ़ी आदि सफ़ेद नहीं दिखते, चेहरे पे झुर्रियाँ आदि उतना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्राकृत नस्य करने के बाद। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो आगे चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अनु तेल कैसे बनाया जाता है। तो अनु तेल जो कि हम लोग नस्य में प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे बनाया जाता है? तो जैसे लाल चंदन हो गया, अगरू, तेज पत्ता, छोटी इलायची, मुलेठी, बलामूल, पुंडरी, काष्ठ, फिर वाय विडंग, नीलोफर, अभय, ये सभी जो द्रव्य हैं उनको क्या करना चाहिए? ले ले। फिर इन द्रव्यों को समभाग में पहले लेकर उनको जौकूट में क्या करना चाहिए? कूट लेना चाहिए। फिर इन द्रव्यों के जौकूट को क्या करना चाहिए? चूर्ण को तेल से 100 गुने निर्मल महेंद्र जल में डालकर क्वाथ करें, मतलब तेल में मिलाकर इनको कूट लेना चाहिए। फिर इनमें 100 गुना जल या फिर महेंद्र जल, मतलब जो बादल से गिरा हुआ जो आंतरिक जल है, अंतरिक्ष जल है, उसमें डालकर इसका क्वाथ कर लेना चाहिए। जब क्वाथ तेल से 10 गुना मात्र शेष रहे, हम लोग ने 100 गुना डाला था, अब जब उसको गर्म करने के बाद जब 10 गुना शेष रह जाए तो उसे उतार कर कपड़े से छान लेना चाहिए। फिर इस क्वाथ में पुनः क्या करना चाहिए? तेल का पाक करना चाहिए और उस क्वाथ को देकर तेल को पाक करना चाहिए। इस प्रकार क्वाथ को देकर क्या करना चाहिए? 10 बार पकाना चाहिए। बार बार उसको तेल का क्वाथ देकर ऐसे 10 बार उसको पकाना चाहिए। 10वीं बार जब पाक हो जाए तो समय क्या करना चाहिए? तेल के बराबर उसमें बकरी का दूध डालकर पाक करना चाहिए। ठीक है, तो 10 बार तेल का क्वाथ दे देकर करना चाहिए। फिर जब 10वीं बार पाक हो जाए तो उसके बाद उसमें समान मात्रा में बकरी का दूध डालकर उसका पाक कर लेना चाहिए। और यह जो तेल होता है वह नस्य के लिए प्रयुक्त होने वाला अणु तेल के निर्माण होने की विधि मानी गई है। अब साथ ही साथ अणु तेल की प्रयोग विधि बताई गई है कि सबसे पहले इसका शेर का स्नेहन स्वेदन करके रुई का फाहा, मतलब जिसको कॉटन स्वैप बोलते हैं, उसको तेल में क्या करें? भिगोकर 3 बार नस्य लेना चाहिए। इन नस्यों की मात्रा आधापन, मतलब 2 तोला होना चाहिए। इस प्रकार के 3 नस्य सप्ताह में प्रति तीसरे दिन करना चाहिए, मतलब 1 दिन का अंतर देकर हमें करना चाहिए। नस्य कर्म कराने वाला व्यक्ति क्या होता है? खुली हवा वाले तथा उष्ण स्थान में निवास न करे। अगर किसी ने नस्य किया है तो वो खुली हवा में भी ना जाए या फिर तीक्ष्ण हवा जहाँ पे उष्ण स्थान है वैसे में भी निवास न करे। साथ ही साथ हितकर आहार विहार करें और अपनी इंद्रियों का वश में रखेंगे। यह तेल क्या करता है? तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है तथा इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला होता है। तो यह होता है नस्य का लाभ तथा नस्य में उपयोग होने वाले अणु तेल के निर्माण विधि। अब महेंद्र जल का बार बार उल्लेख आ रहा था, तो देख लेते हैं। जो वर्षा का जल जो भूमि से गिरने से पहले उसको किसी स्वच्छ पात्र में रख लिया गया हो, ऐसे जल को हम लोग महेंद्र जल या फिर अंतरिक्ष जल कहते हैं। ठीक है, अब नस्य के भेद के बारे में बात करेंगे कि नस्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली नावन या फिर नस्य, इसे मर्श भी कहते हैं, और पीड़क और ध्यमान और धूम और प्रतिमर्श, इस प्रकार से नस्य के 5 भेद देखे जाते हैं। तो नस्य क्या है? बेसिकली कर्म भेद से और स्वरूप भेद से 2 प्रकार में विभाजित हुआ है। फिर कर्म भेद में रेचन, तर्पण, समन और नावन। नावन में भी 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, स्नेहन और शोधन। और स्वरूप भेद से इसके 4 प्रकार देखे गए हैं, अवपीड़, धमापन, धूम और प्रतिमर्श। जो अवपीड़ होते हैं उसको शोधन और स्तंभन के लिए उपयोग में लेते हैं, धमापन शोधन के लिए, धूम जो होता है वो स्नेहन, शोधन और समन तीनों के लिए, तथा प्रतिमर्श शोधन और स्नेहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने 3 विधियाँ देख ली, अंजन, धूमपान और नस्य। इसके बाद हम बात करेंगे दंत दावन के बारे में। ठीक है, तो दंत दावन बेसिकली क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो दंत दावन का वर्णन करते हुए बताया गया, जो कसाय कटु तिक्त रस प्रदान वाला वृक्ष होता है उसके पतले शाखा के अधः भाग को पत्थर से कूच कर उसके कुची बनाकर प्रतिदिन 2 समय, मतलब प्रातः काल में और सायंकाल में दंत मांसों को, मतलब बिना मसूड़ों को किसी प्रकार के चोट लगे हुए उसका सेवन करना चाहिए या फिर दातुन करना चाहिए। अब यहाँ पे कसाय तिक्त मधुर, कसाय कटु तिक्त, ये जो रस वाले प्रधान दंत है उनका ही ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए। अब सुश्रुत द्वारा दंत दातुन का प्रकार बताया गया कि जो सरसों के तेल अथवा शहद द्वारा
दातुन के कीचू को भिगोकर उसमें त्रिकटु मतलब सोंठ, मिर्च और पिपली, त्रिफला, त्रिजात आदि सेंधा नमक, तेज बल के चूर्णों को लगाकर क्या करना चाहिए, दांतों पर एक एक करके उनको मलना चाहिए। इससे दांत क्या रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं दातुन के लाभ क्या होते हैं। तो प्रतिदिन दातुन का प्रयोग मुख की दुर्गंधी को दूर करता है तथा जीभ, दांत और मुख के मल को निकालकर तत्काल रुचि को बढ़ाता है। अब दातुन के लिए उत्तम वृक्ष कौन कौन से हैं, तो करंज हो गए, कनेर हो गए, अर्क हो गया, मालती, अर्जुन, असन और इस प्रकार के गुण धर्मों वाले तथा अन्य वृक्ष की भी दातुन के लिए शुभ होते हैं, जिनमें नीम आदि भी आते हैं। तो उन सभी के दातुन को श्रेष्ठ दातुन बताया गया है। इसके बाद दातुन किसके लिए निश्चित है, तो जिनको भी कंठ रोग हो गया है, नेत्र रोग हो गया है, अर्दित हो गया, अजीर्ण हो गया है, उन सभी को दंत धावन नहीं करना चाहिए या फिर दातुन नहीं करना चाहिए। अब जीवा निर्लेखन, तो बेसिकली जीवा निर्लेखन मतलब टंग स्क्रैपर बोलते हैं। तो जीवा निर्लेखन मतलब जो जीभ पे जमी हुई मैल रहती है उसको निकालने के लिए सलाका का उपयोग होता है। तो ये सलाका बेसिकली सोने का, चांदी का, तांबा तथा रागा अथवा पितली की बनी होनी चाहिए। यह अतीक्ष्ण मतलब इसके ब्लंटेड एज नहीं होने चाहिए, ब्लंटेड एज होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या हो गया, अगर ब्लंटेड एज नहीं रहेगा और तीक्ष्ण एज रहेगा तो वो क्या करेगा, जीभ को हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ब्लंटेड एज वाले तथा कर्व्ड नहीं होने चाहिए। ऐसे जीवा निर्लेखन का उपयोग करना चाहिए। ये जीवा निर्लेखन क्या करता है, जो कफ रूपी मैल होता है जीभ के ऊपर उसका निकाल देता है, जिससे जीभ क्या होता है, स्वच्छ हो जाती है। अब यहाँ तक इस वीडियो में बस करते हैं, क्योंकि आगे जो तांबुल सेवन आदि है वो सभी है तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो कर्म हैं आदि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बीएमएस से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा।